उसके बाद स्टार्ट। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या था, याद है? रेगुलराइजेशन, हाँ, कि बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आपके पास या तो मॉडल अंडरफिट होगा, ओवरफिट होगा, या तो जनरलाइज होगा, है ना। अगर आपका मॉडल ओवरफिट हो गया, इसका क्या मीनिंग होता था? ओवरफिट मतलब हो गया ट्रेनिंग के टाइम में जो उसकी एक्यूरेसी थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब टेस्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही थी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। बताओ शिवम, ओवरफिटिंग में क्या होता था? चंचल, बड़े दिनों बाद, क्यों, क्या हो गया था? कुछ भी नहीं। तो फिर दिक्कत है, रीजन, तो फिर आए क्यों नहीं? रेगुलराइजेशन एमएल पे भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जब आपके पास मॉडल होगा वो ओवरफिट हो जाएगा। ओवरफिट का मतलब सिंपल था कि जब आप उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, वो हर आंसर का जवाब दे रहा था। जब उसको मैंने क्या किया, टेस्ट में भेज दिया, तो वहां पे क्या हो गया, उसकी एक्यूरेसी घट गई। एक्यूरेसी घटने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप ट्रेनिंग के टाइम में 10 डेटा सेट डाल रहे थे, उसमें से वो 9.5 डेटा सेट का आंसर सही दे रहा था, और 0.5 क्या आ रहा था, गलत बता रहा था, या फिर 1 गलत बता रहा था तो 9 सही बता रहा था। टेस्टिंग में क्या हुआ कि उसको मैंने सेम 10 क्वेश्चन पूछे, अब उसमें से वो क्या कर रहा है कि 60 क्वेश्चन सही बता रहा है, 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन गलत कर रहा है। तो क्या हो गया कि दोनों में जो एक्यूरेसी है वो अलग है, कि मतलब वो अलग डेटा पे वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। जैसे मॉक पे आप अगर मान लेते हैं, मॉक पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपने मॉक अच्छे से दिया, लेकिन रियल इंटरव्यू में जाते हो तो सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नहीं जवाब दे पा रहे हो। तो क्यों? कि उस तरीके से एनवायरनमेंट आपको नहीं मिला है, तो अगली बार से मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अब जो भी मॉक होगा ना वो दूसरे ट्रेनर लेंगे, बट आप लोग का तो खत्म हो गया, बचे हुए वही चीज तो मेन था, जो एनवायरनमेंट फेस नहीं हो पाता ना वो। एक दो वो लेंगे, और बाकी वो दूसरा कोई दूसरा ट्रेनिंग लेगा। क्योंकि मेन ये होता है ना, इंटरव्यू में जाते हो कोई दूसरा रहता तो नहीं दे पाते, तो एटलीस्ट यहाँ पे आदत रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हेजिटेशन कम होगा। पहले तो अभी भी दे सकते हो, किसी भी बैच में मॉक चलेगा उसमें आ जाना और दे देना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ओवरफिट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर पार्ट रखते हैं, ताकि क्या हो कि जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में भी आपने गलतियां की थी, उसी तरीके से क्या होगा, मॉक में भी गलतियां होंगी, है ना। तो वो गलतियों को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वो चीज कैसे कर सकते हो? तो सिंपली क्या है कि हमारे पास दो मेथड होते थे, L1 और L2, याद है? रिज और लेसो। तो ये क्या रहता था, उसके वेटेज रहते थे उसके फीचर्स के बेस पे, है ना। एक में स्क्वायर रहता था और एक में क्या रहता था, मॉडुलस रहता था। ये कर सकते हैं। दूसरा, हमने ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, याद है? कि मैंने 20% बीच में न्यूरल नेटवर्क में ड्रॉप कर दिया। इसका बेसिकली मीनिंग क्या था? 20%। हाँ, तो मान लो इस तरीके से हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया है, इस तरीके से बनाया है। तो इसमें कितने कनेक्शंस बनेंगे बता सकते हो? टोटल टोटल कितना कनेक्शन बनेगा, जल्दी से बताओ। इधर 4 हैं और इधर कितने, 4 हैं, तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, जल्दी से बताओ। इसके साथ 4 बनेगा, इसके साथ 4 बनेगा, इसके साथ 4 बनेगा, तो उतने हो गए, 4 into 4 ना, तो 16 बनेगा। तो हमेशा क्या बनेगा, 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसमें से मैंने बोला कि इसमें से जो 20% है उसको रिड्यूस कर दो, तो 16 का जो भी 20% होगा, वो न्यूरल नेटवर्क क्या होगा, वो आगे जागे नहीं। ये क्या होगा कि मान लो ये 2 हो गए, 16 कितना होगा, 16 का 20% कितना होगा, बताओ, बताओ जल्दी से। 5 कितना होगा, 16/5 तो होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो आपका क्या होगा, 16 में से 3 रिड्यूस हो जाएंगे, तो मतलब कितना बचेगा, 13। तो आगे क्या होगा, 13 पास होगा। समझ में? तो क्यों करते होंगे?
हाँ, क्योंकि मान लो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, वो पैटर्न ही देखता है। अगर वो एग्जैक्ट पैटर्न देख ले इसी तरीके से जाना है तो क्या रहेगा, वो ओवरफिटिंग हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसमें से कुछ पैटर्न को रिमूव कर दे, ताकि क्या वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे। हाँ, कि मान लो कि ये हमारे पास ये था, तो ये ज्यादा डोमिनेट के बेस पे ना कर सके, या फिर क्या है, इसी के बेस पे ज्यादा रेगुलराइज ना हो जाए, कि ये क्या होगा, बायस ना हो जाए किसी एक के बेस पे। तो बायसनेस को कम करने के लिए हम लोग ये रखते हैं। देन दूसरा क्या होता है, कॉल बैक। कॉल बैक का सिंपल मीनिंग होता है कि आप लास्ट तक जाते हो, देन देखते हो कि कितना उसके पास क्या है, एरर पार्ट है, या फिर कितना उसके पास क्या है, एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग के टाइम में और टेस्टिंग के टाइम में। अगर मुझे पता चलता है कि ठीक है इतना होना चाहिए, देन फिर हम क्या करते हैं, उसको फिर वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो ये क्या रहता है, कॉल बैक के बेस पे रहता है। ठीक है। अगर आपको पता चलिए कि यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी क्या है, परफेक्ट आ रहा है, तो हम आगे ट्रेनिंग करेंगे या फिर रोक देंगे, बताओ। सिंपल है कि आपने क्या किया, किसी को ट्रेन कर रहे हो, और हर ट्रेनिंग के बाद थोड़े बाद क्या करते हो, एग्जाम भी लेते हो, जैसे हो गया ना कि बोलते हैं ना मंथली टेस्ट वीकली टेस्ट होता है, वो ले रहे हो। और उसने क्या किया, कुछ वीक के बाद उनका परफॉर्मेंस आ गया, देन वीकली टेस्ट में उसका क्या है, अच्छा खासा स्कोर आ रहा है कि 20 आउट ऑफ 20 या फिर 20 आउट ऑफ 90 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहीं पे स्टॉप करेंगे, या फिर आगे भी टेस्ट लेते रहेंगे, या फिर आगे भी ट्रेनिंग देते रहेंगे इसको, है ना। तो मतलब क्या है कि अच्छा खासा एक्यूरेसी आ रहा है, मतलब अब ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं अर्ली स्टॉप या फिर कॉल बैक्स। ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि आपके पास 100 डेटा है, आप सबको पास करते हो कितने में, तो 10-10 के बैच में पास कर रहे हो। तो हर एक का क्या बनेगा, एक मॉडल बनेगा। तो आप क्या करते हो, बैच वाइज नॉर्मलाइज करते हो। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, कि जैसे एक न्यूरल नेटवर्क ये पूरा होगा, एक लेयर से दूसरे लेयर में जैसे जाएगा, तो उसके बीच में क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज इन द सेंस उसके रेंज को चेंज कर देंगे। तो रेंज कैसे चेंज करते थे, या तो 0 से 1 कर दोगे, या तो क्या करते थे, 1 से, सॉरी -1 से +1 के बीच में कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे करते थे, कि वैल्यू क्या होगा, इसका मीन 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा। तो ये तीन चीजें ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। इसको हम क्या बोलते थे, मीन मैक्स स्केलर। इनको भी क्या करते थे, मीन मैक्स स्केलर विद रेंज चेंज। इसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड स्केलर। याद है ना। ये तीन चीजें होती थी जिसको हम लोग देखते थे। देन पांचवा होता है वेट इनिशियलाइजेशन, कि फर्स्ट टाइम में जब न्यूरल नेटवर्क पास होगा, तो रेंडमली वेट आता था, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैनुअली अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। अगर स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग दे देंगे, तो हमें क्या होगा, कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता था, तभी हम वेटेज क्या करें, अपने हिसाब से दे रहे हैं। अगर नहीं पता रहता तो क्या करते हैं, रिट्रेन करते रहते हैं। तो ये तीन चीजें होंगी, सॉरी 5 चीजें होंगी, जिसके बेस पे क्या करते हो, मॉडल को आप रेगुलराइज कर सकते हो। रेगुलराइज सिंपल इसीलिए करते हैं ताकि क्या हो, वो ओवरफिट ना हो जाए। ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, अंडरफिट, ओवरफिट और राइट, मतलब आपके पास जनरलाइज। तो जनरलाइज किस फॉर्म में होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो अगर अंडरफिट है, मतलब क्या रहा है, कि जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो अच्छे से सेपरेट नहीं कर पा रहा है डेटा को। दूसरा क्या है, कि आपने ओवरफिट करते मतलब क्या होगा, हर एक डेटा पॉइंट के बेस पे क्या कर रहा है, वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है। देन जनरलाइज क्या होगा, कि एक ओवर होगा। इस तरीके से हर एक चीज में आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट केस लेते हैं, तो वो कैसे मिलेगा। तो हमने आपको बताया था बायस वेरिएंस ट्रेड आउट, याद है क्या होता था। बायस किसके एरर थे, तो वो ट्रेनिंग एरर थे। और जो हमारे पास वेरिएंस थे वो किसका एरर था, ट्रेनिंग के एरर, सॉरी टेस्टिंग के एरर। ठीक है। तो हमारा जो टेस्टिंग का एरर होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं, और जो ट्रेनिंग का एरर होता है उसको बायस बोलते थे, है ना। और ये हमारे पास मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था, याद है, बताओ। ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। बाकी जो कोड होगा वो 4 लाइन का कोड होगा, एमएल पे और एआई पे, ज्यादा लंबा कोड नहीं होता। बाकी जो कोड रहता है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, इंटरफेस देते हो, ये सारा चीज लॉजिक लिखते हो, वो रहता है। बट इसके लिए हमारे पास 10-15 लाइन के कोड रहते हैं। तो सिंपली मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी होता है नंबर ऑफ फीचर्स, और फीचर्स क्या होते थे, कॉलम्स, है ना। अगर आप एक कॉलम देते हो तो उसके बेस पे एक्यूरेसी थोड़ा सी कम आएगी। 2 कॉलम दोगे तो दोनों कॉलम के बेस पे क्या होगा, थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा होगा। सिंपल है ना, कि आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा किसी के बारे में उतना अच्छे से बता सकते हो। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, कि जितना ज्यादा नॉलेज होगा फिर कंफ्यूजन आता है, कि मुझे इस चीज को किस में अप्लाई करना चाहिए, कि मुझे दोनों का नॉलेज है तो किस में आना चाहिए। तो ये भी मशीन के साथ भी होता है, कि आप क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ कॉलम के पास जाते हो, तो आपकी एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब ये एरर है, तो एरर क्या होगा,
रिड्यूस होता जाएगा, ये दिख रहा है। तो ये रिड्यूस होता जाएगा, है ना, कि जितना नंबर ऑफ कॉलम्स बताओगे तो ये रिड्यूस होता जाएगा, बट इतना रिड्यूस हो जाएगा तो ये ओवरफिट हो जाएगा। कि मान लो ट्रेनिंग के टाइम में जो एरर था वो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, ओवरफिट हो गया, है ना। ओवरफिट हो गया तो बेसिकली हम अभी ओवरफिट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अभी हमने टेस्ट नहीं किया है। देन हम वही चीज को क्या कहते हैं, टेस्टिंग में कहते हैं। कि जितना नंबर ऑफ पैरामीटर आप टेस्टिंग में अप्लाई करते जाते हो, जितना बढ़ाते जाओगे आपका मॉडल कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज होगा तो क्या होगा, आपका एरर बढ़ता जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे तो आपका एरर बढ़ेगा। किसमें, तो टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग में एरर बढ़ेगा जितना नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाते हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इधर कॉलम बढ़ा रहे हैं तो ट्रेनिंग के टाइम में तो एरर सही है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो क्या होगा, एक घटेगा, दूसरा बढ़ेगा। तो जहां पे वो दोनों क्रॉस करते हैं वही हमारा क्या होता है, जनरलाइज मॉडल होगा। ये समझ में, जनरलाइज मॉडल मतलब कि मान लो यहाँ पे दो कॉलम रख रहे हो, उसके बेस पे तीन कॉलम, यहाँ पे चार कॉलम है, यहाँ पे पांच कॉलम, यहाँ पे छह कॉलम। अगर चार कॉलम के बेस पे आप बात कर रहे हो तो ना ही ट्रेनिंग में ज्यादा एरर आएगा, ना ही टेस्टिंग में ज्यादा एक्यूरेसी पे इफेक्ट आएगा। जो भी बताएगा सही सही बताएगा। अगर उसने बोला है 70%, तो वो 70% क्या होगा, सही आंसर होंगे। जैसे बोलता है ना कि मैंने बोल दिया कि ठीक है आपको 90% एक्यूरेसी दे रहे हैं, बट क्या आ रहा है कि तीन चार लोगों में फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक्यूरेसी आ रहा था, आपने 90 बोला था, वो कुछ ही डेटा के लिए था, हर एक डेटा के लिए नहीं। बट अगर आप 70 बोल रहे इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है, बट उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। ऑथेंटिसिटी का मतलब समझ में आता है, हाँ, कि इसमें जो आंसर आएगा उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो, मतलब उसमें आप भरोसा कर सकते हो। और इसमें जो 90% भी आ रहा है फिर भी आप इसमें भरोसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ट्रेनिंग के टाइम का एरर है, मतलब ट्रेनिंग के टाइम का एक्यूरेसी है। और चूंकि टेस्टिंग में हम लोगों ने देखा नहीं, अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में 70-70 आ रहा है तो हम इसमें ज्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एक में 90 और एक में 60 आ रहा होगा या 70 आ रहा होगा उसमें से। ये समझ में आया कि इसमें क्या होगा, ऑथेंटिसिटी नहीं होगा। कि अगर आप इसको करते भी हो तो क्या होगा कि ट्रेनिंग के टाइम में कुछ और एरर दे रहा है, मतलब एक्यूरेसी दे रहा है 90%, और टेस्टिंग के टाइम में दे रहा है 70%। तो हम किस में भरोसा करें, 70 या 90, कैसे कर सकते हैं। तुम बोल रहे 70, मैं बोल सकता हूँ 90, तो उसका फिर रेंज हो गया। तो जितना ज्यादा रेंज होगा फिर क्या होगा, वो मॉडल काम का ही नहीं। और पता है कि आपको एमएल मॉडल इसलिए बनाते हैं कि आप क्या हो, एक्यूरेसी हो, है ना। तो इतना ज्यादा रेंज मिलेगा तो हम लोग उस पर काम नहीं कर सकते। तो या तो आप 70 मिनिमम करके रख सकते हो, बट क्या होगा कि आपका ट्रेनिंग में अच्छा खासा एक्यूरेसी दिखा रहा है, तो वहां पे भी फेल होने के चांसेस रहेंगे कि कुछ डेटा का कुछ मीनिंग था। लेकिन दोनों में अगर क्या है, एक में 70 है और एक में 75 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सही है, मतलब 2 से 5% के बीच में रहेगा तो काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा रहा तो हम क्या करते हैं, मॉडल को एक्यूरेट करते हैं, या तो फिर हम मान के चलते हैं वो क्या हो गया, ओवरफिट हो गया, तो उसको फिर क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो यही चीज क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है अंडर फिटिंग का जोन और ओवर फिटिंग का जोन। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन बीच में आएगा ना, तो वो कैसे पता चलता है हमें, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग करके देखते हो, दोनों का एक्यूरेसी करके देखते हो। अगर आपने फर्स्ट टाइम में 5 कॉलम रखे, अब उसके बेस पे क्या क्या मॉडल बनाया, एक ट्रेनिंग का, एक टेस्टिंग में देखा, एक में क्या आ रहा है कि 90 आ रहा है और एक में 60 आ रहा है, तो आपने क्या क्या कॉलम बढ़ा दिए, कि मैंने क्या क्या 6 कॉलम कर दिए। अब क्या आ रहा है कि दूसरे वाले में 80 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 75 आ रहा है। तो देखोगे कि जो हमारा ट्रेनिंग के टाइम में था वो एरर रिड्यूस हुआ, और इसका क्या है कि जो था वही परफॉर्मेंस। तो मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे जनरलाइज हो रहा है, मतलब इस वाले एरिया पे आ रहा है। तो आप ये क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल के बेस पे होता है, कितने कॉलम्स रखने नहीं रखने, वो हिट एंड ट्रायल के बेस पे चलता है। तभी ये हमें क्या मिलता है, ये एरिया मिलता है। तो इस एरिया के बीच में आपका मॉडल है तो परफेक्ट है, अगर इससे कम है तो वंडर फिट है, अगर इससे ज्यादा है तो ओवर फिट है। ये समझ में आया। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, रेगुलराइजेशन के बेस पे कम करते हैं। जो हमने ये 5 मेथड देखा ना, उसी के बेस पे सारा कम होगा। तो ये चीज हम लोगों ने अप्लाई भी किया है। L1 L2, अर्ली स्टॉप, ड्रॉप आउट, कॉल बैक, डेटा इम्प्लीमेंटेशंस, एडिशनल ऑफ नॉइस। एडिशनल ऑफ नॉइस का मतलब क्या गया, एक्स्ट्रा आउटलायर से फिर एक्स्ट्रा ऐसा डेटा डाल रहे हो जिसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो एरर आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये चीज हमने क्या करें, यूज करें। तो एक एक करके सबका डिफिनेशन है, L1 का, L2 का, इलास्टिक नेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देन फिर क्या होता है, कैसे यूज करते हो, क्यों यूज करते हैं, उसका सारा डेफिनेशन फॉर्म में। ठीक है, ड्रॉप आउट मैंने बताया, ड्रॉप आउट दिख रहा है कि विदाउट ड्रॉप आउट क्या करोगे, तो ये ओवरफिट होने का चांसेस रहेगा। ड्रॉप आउट करते तो क्या करता है कि आप जितने भी ड्रॉप आउट करते हो उसके बेस पे क्या होता है, दो न्यूरल नेटवर्क क्या हो गए, रिड्यूस हो गए।
इससे क्या होता है कि हमारा मॉडल जनरलाइज हो सकता है। अर्ली स्टॉप का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपने जब ट्रेनिंग दे रहे थे और टेस्टिंग दे रहे थे, दोनों में क्या है कि यहाँ पे परफेक्ट आ रहा था, हम क्या करेंगे, यहीं के वैल्यूज को लेंगे, मतलब इतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे, उससे ज्यादा ना कम लेंगे। तो ये हमारा क्या रहता है, अर्ली स्टॉप के बेस पे रहता है। कॉल बैक्स में क्या होगा, हाँ मतलब सेम था, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या होगा कि आप मल्टीपल वैल्यूज के बेस पे करते हो कि फंक्शंस और ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड एट द वेरियस पॉइंट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, कि आप अलग अलग पॉइंट्स के बेस पे क्या करते हो, चेक करते हो कि इतना था तो उस समय कितना था, इतना कितना था, इसमें कितना था, इसमें से कितना था, इसमें से कितना था, इसमें कितना था। तो ये शुरू से लास्ट तक जाओगे इसमें। अब उसमें से जहां पे हमारा परफेक्ट था उसको क्या करेंगे, वहां से उठा लेंगे। हाँ, और इसमें क्या था, अर्ली बैक में, अर्ली स्टॉप में, कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ट्रेनिंग देते जा रहे हो, यहाँ पे हमारा अच्छा परफॉर्म आया, यहीं पे रोक दिया। बट इसमें क्या होगा कि आप पूरे लास्ट तक जाओगे, जितना आपने क्या रखा है, वैल्यू रखा है, उसमें से जो परफेक्ट आएगा, पहले भी हो सकता है लास्ट में भी हो सकता है, उसमें से पिक कर लेते हैं। तो ये रहता है इसमें, ठीक है। ऑटोमेट टास्क, मॉनिटर द ट्रेनिंग प्रोसेस, ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे कोड्स। और बैच नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग मैंने बताया था, क्या होता है कि एक न्यूरल नेटवर्क से दूसरे न्यूरल लेयर में आप जैसे डेटा ट्रांसफर करते हो, उसके बीच में क्या करते हो, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का सिंपल मीनिंग क्या होता था कि रेंज को चेंज करना। रेंज क्यों चेंज करते होंगे, ताकि कैलकुलेशंस में वैल्यू जो है वो एक ही रेंज पे आके पास हो, ठीक है। तो ये हमारा बैच नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें से कॉन्सेप्ट कभी कभी बन जाते हैं। देन वेट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो फर्स्ट टाइम में ऑटोमेटिकली हमारा रैंडम होता था, हम क्या करेंगे, मैनुअली पिक करके डालेंगे। तो हमारा क्या था, वेट इनिशियलाइजेशन होता। इसको डालते कैसे हैं? तो सिंपली आप एक मैट्रिक्स बनाते हो, उसमें नंबर डालते हो और उसको क्या करते हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये हमारे कॉमन है। देन एक आता है डेटा आर्ग्यूमेंटेशन, जो ज्यादातर यूज होता है इमेज वाले में। आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब समझ में आता है, बताओ। डेटा या फिर आर्ग्यूमेंटेशन, सिंपल मीनिंग इसका, आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब क्या होगा, जबकि ये यूज करते हो, डेली यूज करते हो सकता है दिन में 100 बार भी यूज करते होगे। हाँ, फोन में भी है। बताओ, यूज करते हो नहीं करते हो, उसका बताओ। डेली यूज करते हो, 100 बार से ज्यादा यूज करते होगे। 10 से 12 नहीं, और जो आपका वो है, पावर भी है, और एक पावर भी है, और जो एक बिल रहेगा अगर सर्कट में होगा पावर के एक तक एप्पल से मशीन लर्निंग तक कर लो, इसमें पावर भी रह जाएगा, पावर रहेगा रिकॉर्डिंग भैया, मैंने बोला कि फ्यूचर का जो पावर है भैया जी, और आप इधर हो तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल करके मुझे ना, कौन सी क्लास खाली हुई है, बर्फ जमा कर। आपको पीछे का सकते थे कि रिकॉर्डिंग सर के पास भी, और दीदी का तो बहुत सारी क्लास में रिकॉर्डिंग। भैया, कुछ पता चला, गौरव, फोन तो देख रहे हो। तो सिंपली जो आप क्या करते हो, फेस अनलॉक होता है, तो आप किसी भी तरीके से सिर्फ आपका फेस नजर आना चाहिए। चाहे आप इस तरीके से रखो, फोन इस तरीके से रखो, या फिर इस तरीके से, किसी भी तरीके से रखोगे, किसी एंगल पे रखोगे, जूम रखोगे, जूम इन रखोगे, जूम आउट रखोगे, सेम फोटो पे वो काम करेगा। मतलब आपका फेस कैप्चर कर देगा और वो अनलॉक कर देगा। तो उसको कैसे पता चलता है कि सेम फेस है, अगर क्या है कि आप थोड़ा सा दूर हो। 13 का उसी टाइम किया था, सबका नहीं हुआ था। जब मॉक लिया था सबका नहीं होती, इतना प्रॉक्स 4 5 6 मतलब 8 9 का हुआ होगा। अभी मॉक अभी पिछले को दिया हमने, पिछले हफ्ते। तो वही तो बात है ना, आया नहीं ना। लेकिन ओवरऑल 9 हो, हाँ, 8 से 9 है। और 312 में 10 किए आप। हाँ, जितने आए थे उस दिन उतना कर सकते हैं। ठीक है, और किसी बैच का? और इस वाले 318 वाले का मैंने किया है 2 3 का। अब बाकी उनको बोला इम्प्रूव करके आए, फिर अप्रूव करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि वो सेम फोटो है ना, क्योंकि कंप्यूटर को क्या मतलब है, नंबर से। अगर आप फोटो थोड़ा सा जूम इन करोगे तो वो कंप्यूटर और फोटो समझेगा, अगर जूम आउट करते हो उसको और फोटो समझेगा, सेम फोटो कभी नहीं समझेगा, चाहे फोटो सेम हो। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं डेटा आर्ग्यूमेंटेशन, कि एक फोटो है,
उसको अलग अलग शेप पे, अलग अलग साइज पे, अलग अलग शेयरिंग के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। समझे? जैसे शिफ्ट करके, जैसे ये क्या है कि यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पोजिशनिंग का डिफरेंस है ना? तो अगर कंप्यूटर देखेगा ना इसका 2 और इसका 2, ये दोनों को अलग अलग समझेगा स्टार्टिंग में। जिससे पहले हम लोग जो ट्रेनिंग दी है ना, पिछले क्लास वाला, वहां पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 लिखोगे तो उसकी एक्यूरेसी अलग आएगी, यहाँ पे 2 लिखोगे उसकी एक्यूरेसी अलग आएगी। समझे? क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है कि सेम तरीके का पैटर्न होनी चाहिए, मतलब सेम जगह पे सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो समझेगा। तो वो चीज क्या होगा कि हमारे एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं कि सेम डेटा को बार बार इधर इधर स्केलिंग करके रखते हैं। कि मान लो मेरे पास क्या है, इसी तरीके का डेटा है, तो हम इसी को क्या करेंगे, इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे कि कभी इस एंगल में दिखा देंगे, कभी इस एंगल पे दिखा देंगे, कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे, कभी बीच में। तो इससे क्या हुआ, एक ही इमेज के हमारे पास अलग से 10 इमेज बन गए, है ना? अब ये हो गया सिर्फ शिफ्टिंग के बेस पे। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे क्या करते हो, थोड़ा सा जूम 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 इन जूम आउट करते हैं तो थोड़ा सा क्या आता है, उसके शेप में चेंजेस आते हैं। तो अगर देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, आपने क्या किया, थोड़ा सा जूम कर दिया तो इस तरीके से दिखेगा। तो वो सारा चीज जूम इन जूम आउट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसके वैल्यूज को। तो क्या किया मैंने, कभी ज्यादा जूम कर दिया, कभी कम, तो इस तरीके से भी क्या करते हो आप, डेटा जनरेट करते हो। तो इसमें भी 8-10 हो गए। तो एक ही इमेज का दिख रहा है, इतना सारा डेटा आ रहा है, तो इसके बेस पे क्या था कि आपका जो मशीन होता है वो ज्यादा ट्रेन होता है। जो आप फेस लॉक लगाते हैं ना, तो इसी तरीके से करता है कि वो लाइट बिना लाइट वो सारी चीजों को क्या करता है, कॉम्बिनेशन पे करके रखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग। क्या आप शिफ्टिंग भी कर रहे हो और प्लस उसको जूम इन जूम आउट भी करके दिख रहे हो। कि पहले यहाँ पे था, उसको जूम इन जूम आउट करके देखा, फिर क्या क्या डायरेक्शन चेंज करके उसका स्केलिंग भी चेंज कर दिया। फिर होता है रोटेशन। रोटेशन समझ में आता है कि यहाँ पे आपने इस तरीके से 2 लिखा है, बट अगर हम इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, ये 2 होगा। तो इसका क्या होगा, रोटेशन चेंज हो गया। तो इस तरीके से भी ये क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये क्या होता है कि एक ही डेटा को आप क्या करते हो, अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग शिफ्टिंग, अलग अलग रोटेशंस के बेस पे क्या करते हो, जनरेट करके सिखाते हो किसको, अपने मशीन्स को। ताकि क्या हो, एक्यूरेसी इंप्रूव हो। और चूंकि हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में तो इस तरीके से फोटो क्लिक नहीं कर सकते बार बार, है ना? इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, यूजर बोलेगा मुझे फेस लॉक लगाना ही नहीं, है ना? तो सिंपल इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एक ही इमेज कैप्चर करते हैं और उसी का क्या करते हैं, मल्टीपल वर्जन्स बना के रखते हैं। तो वो कैसे होगा, तो रोटेट करते हो, फ्लिप करते हो। किसका? मैंने ऐसे ही चेक किया था उनका। मार्क भी करना है ना, मुझे दिखाना है। ठीक है, मैं आज मार्क करता हूँ। 1:45 बताइए। ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। 1:45 कितने होते हैं? 145। चलो ठीक है, अभी है टाइम। मुझे लगा 1:15, वो तो बीत गया। अच्छा, 1:15, यही रहता है कंफ्यूजन। समझे? तो आर्गुमेंटेशन का मतलब समझ में आएगा कि इमेज को आप रोटेट करके देखते हो, फ्लिप करके देखते हो, स्केल करके देखते हो, शिफ्टिंग करके देखते हो और स्लाइडिंग करके देखते हो। तो इससे क्या होता है कि एक ही इमेज का आपको अलग अलग वर्जन मिल जाता है, जिससे क्या होता है, एक्यूरेसी आप इंप्रूव कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ये दोनों हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इमेज है तो ये चीज यूज करते हैं। अब समझ में आया कि यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, यूज हो रहा था। तो मॉडल एक्सप्लेन करना भी रहता है कि आपका जो भी एआई मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। कि मान लो आपका क्या है, लोन प्रिडिक्शन सिस्टम बना रहे हो, है ना? कि जिसका लोन अप्रूव हो गया ठीक है, जिसका कैंसिल हो गया फिर उसको लोन नहीं मिलेगा। वो बैंक आया, उसने पूछा ठीक है मुझे लोन नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो बताओ। तो क्या जवाब दोगे? बोलेगा सिविल भी ठीक है, बट आपके सिस्टम ने क्या क्या है, उसको रिजेक्ट किया है, तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो पैटर्न देखा होगा। तो कैसे बताओगे? हम्म, तो इसमें क्या था कि अगर आपका मॉडल एमएल पे है तो वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर वो एआई पे है, मतलब क्या बोलते हो कि डीप लर्निंग बेस्ड है, उसको न्यूरल बहुत ज्यादा है, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से सोच के आंसर कर रहा है, हमें नहीं पता, क्या पैटर्न देख के बता रहा है वो हमें नहीं पता। बट हमारे पास क्या होता है कि मशीन लर्निंग के बेस पे जो भी चीज होती है ना, उसमें हम खुद से फीचर्स क्या करते हैं, देते हैं, है ना? तो उसमें अगर आप खुद से दे रहे हो तो आपको आइडिया लग जाता है, अगर नहीं भी लगता तो क्या करते हो आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग में देख सकते हो कि किसका कितना इंपॉर्टेंस जा रहा है। तो वो चीज क्या आता है कि अगर आपका मॉडल एआई में सिंपल है तो आप कर सकते हो, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, उसकी थिंकिंग लेवल ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। मतलब आप उसमें क्या सोच रहा है, किस तरीके से मशीन सोच रहा है, हम नहीं बता सकते। इसीलिए क्या रहता है, चिट्टी जैसा खतरा बना रहता है, नहीं? क्योंकि पता नहीं चलता ना वो किस तरीके से जो सोच रहा है मशीन। इसीलिए क्या रहता है, ये हमारे लिए
खतरा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लाइन और एक सेपी। इसके बेस पे क्या था कि आप मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कि जो एक्सप्लेनेबल होगा आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे उनका यूज केस है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, आपको पता है क्या होता था। हाँ, एक एग्जांपल बताओ कोई मॉडल का। रेगुलराइजेशन करते थे तो उसमें एक लैम्डा वैल्यू होता था। अब उस पर अपने अपने हिसाब से क्या करते थे, वो लैम्डा को इंक्रीज करते थे, डिक्रीज करते थे। इसी तरीके से हमारे पास एसवीएम में भी था। एसवीएम में क्या था कि एक हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन का कॉन्सेप्ट था। तो कितना हमें मार्जिन रखना, हार्ड मार्जिन रखना, सॉफ्ट मार्जिन रखना, वो वैल्यू कैसे डिफाइन करते थे। तो हमारे पास एक सी वैल्यू का पैरामीटर होता था, उसको हम अपने हिसाब से क्या करते थे, चेंज कर सकते थे। तो वो नंबर जो सी में आप देते तो वो आपके अनुसार रहता था कि आप अपने हिसाब से चेंज करो। उसके अनुसार क्या होगा, आपका एल्गोरिदम में जो चेंजेस होंगे वो लाइन का चेंज हो जाएगा। तो हर एक एल्गोरिदम्स में जिसमें क्या होगा, पैरामीट्रिक होगा उसमें रहेगा, है ना। तो वो चीज आप इसमें से देखते थे। अब इसमें वही है कि अगर आप पर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो तो किस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता दूं कि आपके पास क्या होगा, डेटा सेट होगा। आप उस डेटा सेट को क्या करते हो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हो, है ना। तो आपका ट्रेनिंग में मान लो 75% है और टेस्टिंग में क्या है, 25% है। ट्रेनिंग में टाइप क्या होगा कि आप मॉडल को चूज करते हो और फाइनल करते हो। देन जैसे क्या होगा कि ये मॉडल सही से काम कर रहा है, तब क्या करते हो, टेस्टिंग कर लेते हो, है ना। अगर टेस्टिंग में क्या है कि मॉडल सही से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, है ना। कस्टमर के हिसाब से रहेगा या फिर एक्यूरेसी के हिसाब से, एक्यूरेसी नहीं आ रहा है तो देन फिर क्या करते हो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो। देन फिर क्या करते हो, उसमें से कुछ चेंजेस करते हो। देन फिर अगेन क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते या फिर आपको जिस लेवल पे एक्यूरेसी चाहिए वो नहीं आ जाता, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये सारे विजुअल्स के फॉर्म में यहाँ पे, बाकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ये सारा चीज बताया हुआ है, तो आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। बाकी जो आज का कॉन्सेप्ट था वो है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन होता क्या है, जल्दी से बताओ। हम्म? वो तो लाइब्रेरी है, बस लेके आ जाओ, भेज दे रहा हूँ, या फिर भैया के पास होगा उनको बोलो। है गिवली स्टाइल वाला, समझ में आ गया। तो जब आप एआई का बात करते हो तो उसमें दो चीजें मैंने बताया था, एक मशीन लर्निंग का होता है और एक डीप लर्निंग का होता है ना। डीप लर्निंग में हमारा मॉडल क्या होता है, ज्यादा डेटा चाहिए, ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए, और एक्यूरेसी भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, है ना। बस डीप लर्निंग में भी हमने क्या किया था कि इसके क्या होते हैं, सेक्टर बढ़ जाते हैं। सेक्टर इन द सेंस कि एक हमारा एनएलपी हो जाएगा और एक हमारा कंप्यूटर विजन होगा, ठीक है। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो हम और आप बात कर पा रहे हो उसी तरीके से क्या कर रहे हो, चैट जीपीटी से भी बात कर पा रहे हो। तो वही क्या कर रहा है, मशीन हमारा क्या कर रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है हमारी बातों को। कैसे, तो सिंपल, वो न्यूरल नेटवर्क के बेस पे। तो वो एनएलपी बेस होता है, और वो ये सारा चीज क्या होता है, टेक्स्ट बेस होता है। तो टेक्स्ट का क्या होता है, फिर अलग ही डेटा होता है। और दूसरा क्या होता है, वीडियो और इमेज के बेस पे। तो दो तरीके से हम डेटा क्या कहते हैं अच्छे से समझते हैं, या तो टेक्स्ट का डेटा या तो इमेज का डेटा, है ना। तो दोनों के लिए क्या होता है, पूरे तरीके से अलग अलग एल्गोरिथम्स काम करते थे। तो स्टार्टिंग से अलग अलग काम करते थे, लेकिन जब से ट्रांसफॉर्मर्स आया है तब क्या कर सकते हैं, सेम न्यूरल नेटवर्क से दोनों काम करवा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, चैट जीपीटी दोनों में आंसर करता है, बट क्या करना पड़ता है, उसको ज्यादा ट्यूनिंग करने के काम करता है। तो हमें वो अच्छे से ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर विजन पे देख रहे हैं। देन फिर क्या करते हैं, एनएलपी पे स्विच हो जाते हैं। और एनएलपी ही क्या है, अभी पूरा एक्सपेंड हो रहा है ना। इसी में क्या है कि चैट जीपीटी यूज करो, इसी के अंदर इमेज, तो ये हम क्या करें, इस पे देखते हैं। बट कंप्यूटर विजन देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि क्या इमेज किस तरीके से काम करता है, इमेज में किस तरीके से चीजें होती हैं, वो सारा चीज हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सिंपल, एक सेकंड देना, बताओ कंप्यूटर विजन का एप्लीकेशन पार्ट बताओ, कहाँ कहाँ पे आपने इसका देखा है, यूज केस अभी दिखता है, जल्दी से बताओ। और 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 बताओ,
कुछ तुम भी बताओ, कुछ ये भी बताएं, ऐसे शांत रहने से नहीं होता। बाकी इंटरनेट है, उससे भी बता सकते हो। इमेज जहाँ पे होता है, जहाँ पे फोटो पे काम होगा, वहां पे ये ऑटोमेटिकली आएगा। तो सबसे पहला है क्या चीज, जब आप क्या करते हो, फेस अनलॉक करते हो, तो उसमें यही यूज है। दूसरा, क्या फोटो क्लिक करने के बाद बताते हो कि ये चीजें क्या है, वो भी क्या है, एक्सरे के बेस पे बताते हो कि ये चीजें क्या है, कि ये सही है, ये गलत है। फिर क्या करते हो कि कैंसर के बेस पे एमआरआई दिखाते हो, उसके बेस पे इनको कैंसर है नहीं कैंसर है, वो फोटो के बेस पे कहते हो एनालाइज कर लेते हो। तो ये सारा चीज जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या होता है, इमेज के बेस पे काम करता है। समझे? तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन पार्ट नहीं है जहाँ पे आप इमेज के बेस पे यूज नहीं कर रहे हो। गूगल लेंस भी इसी का पार्ट है। उसमें आप क्या करते हो, इस तरीके से स्क्रीन शॉट देते हो, मेरे ख्याल से इस तरीके से लिखते हो, देन इस तरीके से स्क्रीन शॉट देते हो। देन वो क्या करता है, वो उसके बेस पे एक्सट्रैक्ट करता है। उसमें क्या है कि दो तीन टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है। पहला कंप्यूटर विजन, दूसरा टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन, और चौथा एनएलपी। क्योंकि वो क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड भी तो करेगा नेचुरल लैंग्वेज पे बेस पे, और उसके बेस पे फिर क्या करेगा, आंसर करेगा। तो वो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल्स। ठीक है? उसमें क्या है कि अलग अलग मॉडल्स क्या है, कंबाइन है ना। अभी हम एक एक मॉडल के बेस पे काम करेंगे, तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब ये सारा चीज हमें पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास बेस्ट लाइब्रेरी होता है कंप्यूटर विजन, इसको बोलते हैं CV2। तो इमेज में ट्रांसफॉर्म करना, CV2 पाइथन, और ये आपको मिल जाएगी। और इसका डॉक्यूमेंटेशन पहले दिखा देते हैं। तो जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, इसी से कर सकते हो। ये हो सकता है कि साउंड सही नहीं आएगा, बट क्या रहेगा, इसका काम सिर्फ है वीडियो रिकॉर्ड करना। ठीक है? तो ये क्या है, ओपन CV आपके पास पूरा मिल जाएगा। ये भी क्या है, ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये दिख रहा है, इसका काम क्या है, जल्दी से बताओ। ओपन CV, ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन्स, वाइडली यूज इन द कंप्यूटर विजन्स एंड इमेज प्रोसेसिंग। इसके बेस पे आप यूज करेगा। कॉम्प्रेसिव टूल्स क्या क्या है, इमेज एंड वीडियो मैनिपुलेशन। जैसे क्या करते हो, स्नैपचैट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, रील्स में क्या रहता है, इफेक्ट डालते हो, तो वो क्या रहता है, इसी के बेस पे रहता है। हाँ, फिल्टर्स, तो फिल्टर बेस आप करते हो। दूसरा, इमेज प्रोसेसिंग, कि आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया, अपने फोटो को थोड़ा स्टाइलिश कर दिया, कलर चेंज कर दिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो वही काम। जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, इसी के तरीके से बनते हैं। तो इसका में क्या करेगा, आप एक फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। फीचर डिटेक्शन, फीचर डिटेक्शन मतलब क्या है, कि आप किस में ज्यादा फोकस करना चाहते हो, किस में नहीं करना चाहते। जैसे क्या होता है कि आप ब्लर वाले में रहता है ना, क्या रहता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड रहेगा वो ब्लर रहेगा, और जो आपके फेस सामने रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये रहता है फीचर डिटेक्शन के बेस पे। ठीक है? देन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसका काम कहाँ पे दिखेगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने का काम। हम्म, हाँ, जैसे आप जाते हो वो खुल जाता है कार्ड के बेस पे, या फिर क्या होता है, सेंसर वाले रहते हैं, तो सेंसर के पास ओपन हो जाता है, तो उसको कैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। दूसरा, कि ऐसा क्या, जैसे आजकल के कैमरे क्या रहते हैं कि अगर 24/7 हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारा क्या होगा, मेमोरी फील हो जाएगा। बट हम रिकॉर्डिंग तभी स्टार्ट करेंगे जब क्या होगा, कोई मूवमेंट होगा। तो उसको कैसे पता चलेगा, तो वो सेंसर बेस पता चलेगा, और वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑन हो जाएगा रिकॉर्डिंग। तो क्या रहता है कि जितने टाइम वहाँ पे ह्यूमन रहेगा उतने टाइम रिकॉर्डिंग होगा। जैसे कोई पूरा ब्लैंक होगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, ताकि क्या हो, मेमोरी सेव हो सके। इससे क्या फायदा होगा, स्टोरेज बढ़ जाएगा। दूसरा, कि आपको पूरा रिकॉर्डिंग देखना नहीं पड़ता, कि जहाँ पे मूवमेंट हुआ उसी की रिकॉर्डिंग रहेगी। तो उससे क्या था कि आपको आइडिया लग जाता है। देन मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, आप क्या करते हो, इसी के साथ ML का यूज कर देते हो, कि आपने जैसे फोटो कैप्चर किया वैसे ही बताना है क्या चीज, इसका आंसर। यही करते थे असेसमेंट में, फोटो क्लिक करते थे और ChatGPT में डालते थे, है ना। तो ये इसी तरीके से रहता था कि कंप्यूटर विजन क्या करता है, उस फोटो को रिकॉग्नाइज करता है, और ML मॉडल क्या करता है, उसके बेस पे, प्रिडिक्शन के बेस पे आपको आंसर करता है। समझे? तो ये चीजें रहती है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो पिप इंस्टॉल ओपन CV। तो ये फिर आप इंस्टॉल करो जल्दी से, कॉलेज, हाँ, लोकल सिस्टम पे भी कर सकते हैं। collab.new, जब फाइनल पार्ट रहेगा ना एप्लीकेशंस, उस समय इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि इसमें होता है ना, एक होता है पाई टेसरेट, वो क्या होता है, इंस्टॉल नहीं होता है किसमें, कॉलैब पे, तो हमें लोकल पे काम करना पड़ता है।
लोकल मतलब अपने सिस्टम पे। हाँ, तो कैसे इंस्टॉल करोगे? तो अपन सीवी का भी दिखा ही देते हैं थोड़ा सा। और आज क्या बना लें? तो ये हमने कंप्यूटर विजन का एक पीपीटी दिखाया था। इसमें क्या मैंने बताया, एआई क्या कंपोनेंट होंगे, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, सॉरी एनएलपी, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। अब बाकी इसके बेस पे और भी डेप्थ होंगे, तो वो सारा चीज रहेगा। कंप्यूटर विजन का सबसे ज्यादा काम इन चीजों में होता है। पहला हमारे पास क्या है, टाइप्स, किसका मार्केट प्लेस कौन कौन सा है। पहला इमेज क्लासिफिकेशन, है ना। कि आप क्या करते हैं, इमेज क्लासीफाई करते हो। कि जैसे क्या रहता है, कोई भी क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन कार वाले हैं, जैसे हो गया टेस्ला। टेस्ला को कैसे पता चलता है कि सामने कोई एनिमल है या फिर क्या ह्यूमन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है? सेंसर के बेस पे वो डिस्टेंस मेजर करता है। उसके बाद वो फोटो क्लिक करता है। देन वो फोटो के बेस पे क्या करता है, उसको डिलीट करता है एमएल के बेस पे, एंड देन देखता है कि वो सारी चीजें क्या थी जो हमने ट्रेनिंग के टाइम में देखा था। अगर उससे सेम है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बेस पे अगर ह्यूमन है तो ब्रेक लग जाता है। अगर वो क्या है, एज अ लीफ है या फिर छोटा सा पत्ता है, उसके बेस पे क्या रहेगा, वो फिर चलता रहेगा। तो वो चीज क्या था, डिटेक्शन स्पेस। दूसरा था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन, कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस तरीके से क्लिक किए हो। तो उसमें लोकलाइजेशन में सिंपल क्या होता है, कि अगर आप जिस लोकेशन पे फोटो क्लिक किए होगे, उसी बेस पे क्या करेगा, एमएल पहचानेगा। अगर आप क्या करते हो कि सेम फोटो आप क्या करते हो, नाइट के बेस पे भी करते हो, तो भी आपको क्या दिखता है, सेम फोटो। इससे गूगल क्या क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है कि कौन सा फोटो किसका है। क्या करता है, सिर्फ वो फेस पे बेस पे काम करता है। दूसरा, आपका फेस लुक किसके बेस पे काम करता है, तो आपके फेस के स्ट्रक्चर के बेस पे काम करता है। चाहे वो नाइट हो डे हो, जैसे आप फोन खरीदते हो, ये पूरा फेस, फेस मूवमेंट, आई मूवमेंट्स, इसके बेस पे रहता है। समझे? तो बेसिकली क्या होता है, जब आप फोन खरीदते हो तो आपके बैकग्राउंड में उस समय क्या होगा, शॉप का हो सकता है बैकग्राउंड रहेगा। लेकिन आप घर में जाते हो क्या होते हो, तुरंत अनलॉक हो जाता है, तो उसके बैकग्राउंड में कुछ और था। तो उसमें फोकस जो रहता है वो अलग चीज पे रहता है, कि सिर्फ आपके फेस पे ही फोकस रहेगा। तो उसी को बोलते हैं लोकलाइजेशन, किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करना, ताकि वो क्या हो, किसी भी एनवायरमेंट रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये समझ में आया? ये एप्लीकेशन पार्ट बता रहे हैं। इमेज सेगमेंटेशन, इमेज सेगमेंटेशन का मीनिंग समझ में आता है? बताओ। नहीं, स्केलिंग के बेस पे जो मैंने बताया था, उसी का कॉन्सेप्ट है। टी बी, और इसका एप्लीकेशन देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है, इसमें आपको कलर के बेस पे दिख रहा होगा। सेगमेंट का मतलब होता है सेग्रीगेट करके अलग अलग चीजों में दिखाना। समझे? जैसे आप बोलते हैं ना, एआई बैकग्राउंड रिमूवर यूज करते हो, सिंपली बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि वो बैकग्राउंड है? तो सबसे पहले क्या करता है, जितने भी चीजें उसके अंदर, उसको अलग अलग कलर में सेग्रीगेट करता है। जैसे मान लो ये बिल्ली वाला ही है, तो ये क्या कर रहा है, कि हर चीज को अलग अलग कलर में सेग्रीगेट करेगा। कि ये क्या है, स्काई है, ये ग्रीन है, ये क्या हो सकता है, माउंटेन है, और ये हमारा क्या है, केट का इमेज है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ केट वाले को रखना है, बाकी चीजों को रिमूव करना है। तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर दोगे। उसका क्या था, कोडिंग पार्ट और एप्लीकेशन पार्ट रहता है। तो ये समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कि सिंपली आप बोलते हैं बीजी रिमूवर, वो रिमूव करके दे देता है। इसी तरीके से जैसे आपका कार होता है, जैसे ऑटोमेशन कार होते हैं, तो रियल में इस तरीके से वो इमेज देखता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, कि कितने लोग हैं, दो है, तीन है, चार है। तो उसके बेस पे क्या रहेगा, सारा काम रहेगा। समझे? तो ये कैमरा बेस इस तरीके से दिखता है आपको। ये समझ में आया, कि जो कैमरा देखता है, इस तरीके से ना देख के इस तरीके से देखता है फोटो। देन उसके बेस पे आपको क्या करना है, वो डिसाइड करते हैं। समझे? इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है। ईजी क्यों हो जाता है, कि आपको पूरा एक चीज आप क्या करते हो, डायरेक्टली हटा सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा, मल्टीपल ग्रासेस हैं, क्या है, इसमें पहाड़ के बेस पे मल्टीपल लीव्स है, उसका हाइट के बेस पे है। तो वो चीज क्या होगा, कि आप एक एक करके रिमूव नहीं कर पाते, अगर करते हुए भी क्या होता है, वो टाइम लगता है ना। हम चीज क्या करते हैं, पूरे चीज को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, कि सारा चीज क्या एक ही है। तो हम क्या करते हैं, एक ही के बेस पे सारा चीज हटा सकते हैं। तो ये सेम चीज काम होता है, देख रहे हैं। तो इमेज के बेस पे सारा चीज काम होगा। तो जितने भी कार्स चलते हैं ना, अगर आप देखोगे, कोई वीडियो देखते हो तो इसी तरीके से दिखता होगा। देखा है? अगर कोई भी कंप्यूटर विजन के बेस पे चीजें देखते हो ना,
तो इसी तरीके से बेस पे दिखता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ऐड Healing begins with a hug. That's why Hansaplast Elastic Bandage hugs every wound. It blocks 99% bacteria and stretches 3 times more. Because when wounds are covered, they heal better. Hansaplast, hug you to heal you. So the other day I was reading a paper with research that I was doing, which involved यहाँ पे outer चंदू की चाचा की चटनी और बहुत कुछ 10 minutes में up एक basket. border and it's removed it. And that's exactly what we have here. So now we're going to do a little trick. We have the, and so I'm going to show you how. कि मान लो ये क्या है, किसी एक्सरे का इमेज है। अब उसके बेस पे क्या करेगा, अलग अलग चीजें अलग अलग कलर के बेस पे दिखाएगा। अब वो कलर कैसे किसके बेस पे डिसाइड होगा, तो आपके पास जो डेटा होगा ना, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बेस पे बताते हैं कि इनको क्या है, कैंसर है या नहीं है, बता देते हैं। तो उसी के बेस पे क्या होगा, हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं उसी टाइम कि ये रिपोर्ट देखा, इसका इमेज ये है, और इसके बेस पे क्या है, इसको कैंसर बोल रहे हैं। देन इसी तरीके से क्या होगा कि आपके पास बिलियंस ऑफ डेटा आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि ये फोटो है, इस तरीके का आएगा, तो इस तरीके का आपको लेबल करना है। तो जैसे आप फोटो क्लिक करते हो, देन सेम पैटर्न अगर उसमें दिखता है तो वो क्या करता है, उसी टाइम में लेबल दे देता है। अगर उसकी एक्यूरेसी सही है तो उसी टाइम क्या करते हो, आप बता सकते हो कि उनको कैंसर है या नहीं है। इसीलिए क्या होता है, आजकल मशीन के बेस पे हम तुरंत प्रिडिक्शंस के बेस पे आंसर करते हैं। जैसे अगर आप जाओगे लेंस कार्ड, लेंस कार्ड में क्या होता है कि आपको क्या बोलेगा कि विद इन अ मिनट आपका आई लेवल चेक करके हम आपके लिए ग्लास बना के दे देंगे। तो ये पॉसिबल कैसे है कि डॉक्टर उतने मेहनत से चेक करता है, 1 घंटे 2 घंटे लगता है, तो वो एक ही मिनट में फिर सिंपली एक फोटो क्लिक करता है आई का और उसके बेस पे बताता है। तो सिंपली उसके पास क्या है कि पुराना जो उन्होंने डॉक्टर देखते थे उसका फोटो उन्होंने कलेक्ट करके रखा था, किसके बेस पे क्या चीज़ है वो क्या है उसके पास है, और उसी के बेस पे क्या है मॉडल ट्रेन किया है, उसी के बेस पे अभी यूज़ कर रहा है। तो इससे 2 चीज़ें हो गई, पहला टाइम बच गया, टाइम बचा तो कस्टमर खुश। देन उसके बेस पे क्या एक्यूरेसी आ रही है, तो हम क्या करें, कॉस्ट बच गया। क्यों, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कितना होता है, 400-500 रुपये तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो वो आपका क्या आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और उसके बेस पे क्या आता है, वो अपना ग्लास सेल करते हैं। तो ये चलता है आजकल। तो ये क्या करते हैं हम लोग एआई के बेस पे करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशंस पार्ट रहेगा। तो आप क्या करते हो, अलग अलग कलर के बेस पे देख सकते हैं। And it will know, it'll say, oh, तो ये क्या रहेगा कि आपके पास सेगमेंटेशन के बेस पे रहेगा। तो ये सेगमेंटेशन का एप्लीकेशन पार्ट हो गया। देन हमारे पास क्या था, सियामीज नेटवर्क्स, ये समझ में आता है, इसका एप्लीकेशंस देखा है? तो क्या हुआ, अच्छा वो छोड़ दो, सियामीज का बताओ और एक गेन का बताओ जल्दी से सर्च करके। ये 4 एप्लीकेशन है जनरेट करते थे सिंथेटिक इमेज। तो सियामीज का बताओ आप, तब तक मैं एक बार अटेंडेंस बना। सिंपल ऐसा सोचो ना, अगर आपका भी एक दुकान है तो आप किसको नौकरी में रखोगे, जिसका घर सामने होगा जिसका घर दूर होगा। अगर दोनों आपके लिए जॉब के लिए आए तो क्यों रखोगे, तो सिंपल यही रहता है। तो कॉन्सेप्ट आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो वो भी तो अप्लाई करेगा, तो उस चीज का अलग है। बट एटलीस्ट आप एक बार अप्लाई करके इंटरव्यू तो दोगे ना। कि मान लो कि जो सामने वाला है वो ज्यादा क्वालिफाई नहीं है और जो दूर से आया था वो क्वालिफाई है, तो किसको रखोगे फिर? सिंपल सी बात है ना कि जिसको काम आता है फिर उसको रखेंगे, चाहे फिर डिस्टेंस सामने हो या फिर दूर हो, तो वो डिपेंड करता है। तो वो चीज जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके से वो भी सोचते हैं। तो सियामीज नेटवर्क का पता चल गया यूज केस, कि ये क्या करता है, कंपेयर करता है किसी भी 2 इमेज को, और वो बताएगा कि 2 इमेज सेम है या अलग अलग है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है तो आपको पता ही है ना, कि सबसे पहला साइन वेरिफिकेशन, दूसरा कि आप क्या करते हो फोटोज, तीसरा कि इमेज सेम है या अलग है वो बताते हो, है ना। तो वो सारा चीज, तीसरा हमारे पास क्या रहता है कि कोई इसका ज्यादातर मेडिकल इमेज पे यूज होता है। मेडिकल में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, डिफेक्ट मानते हैं। कि अगर मान लो कि आपका क्या है, कोई बोलता है ना कि आपका जो जैसे अगर क्या बोलते हैं उसको, स्लिप डिस्क बोलते हैं, कि थोड़ा सा अगर चेंजेस होगा ना तो आपको वहाँ पे दिखेगा किसमें, एमआरआई में, है ना। तो वो थोड़ा सा चेंजेस की वो जो पहले वाला इमेज था
रियल वाला और जो हमने यहाँ पे इमेज कैप्चर किया वो दोनों सेम है या अलग अलग है? अगर अलग है मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इसका गड़बड़ है। उसके बेस पे क्या करेगा, वहाँ का एमआरआई अच्छे से स्कैन करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा चलता है सिस्टम। तो यही सारी चीजें हैं कि दो चीजें सेम है या अलग अलग है वो बताता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, एकदम लो है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। ये वैल्यू सेम है, तो हाँ मतलब सेम है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड है, ये क्या है कि एकदम ओरिजेंटल है, सॉरी वर्टिकल है। बट क्या है कि दोनों जीरोज ही है। तो ये क्या करता है, कंपेयर के बेस पे आपको बता देता है कि वो सिमिलर है या अलग अलग होता है। तो साइन भी जब आप करते हैं ना, अगर सेम साइन है, थोड़ा सा बड़ा है छोटा है, या फिर क्या कहते हैं किसी को क्या होता है आर का थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एस को थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो वो चीज क्या आता है, कैप्चर कर लेता है ये और बता दें कि ये दोनों सेम है या अलग अलग है। तो ये जो हम क्या करते हैं सियामीज नेटवर्क पे करते हैं। ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया। देन इसके बाद गैन का, गैन क्या होता है बताओ? नाम से भी पता चल रहा होगा, आजकल यही यूज चल रहा है। जनरेटिव है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव है। आगे का अक्षर बताओ, पी और टी का। प्री ट्रेन, कि जो पहले से ट्रेंड मॉडल है उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये भी मेरा क्या है कि जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। एडवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज वो जनरेट करेगा वो क्या करेगा, एडवाइस कर लेगा। किससे? तो अपने ट्रेन मॉडल से। इसमें दो चीजें होती है। पहला एक होता है जनरेटर, और दूसरा क्या होता है, चेक करने वाला। इसको क्या बोलते हैं, इसमें इमेज ओपन कर देते हैं। इसमें आपको दिखेगा एक जनरेटर होता है और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। ये दिख रहा है, ये इस इमेज में पता चलेगा कि आपने क्या किया, सीडिंग किया, जनरेट हुआ, मतलब फेक इमेज जनरेट हुआ। ये आगे क्या जाएगा, आगे पास होगा, किसके पास जाएगा, डिस्क्रिमिनेटर के पास जाएगा। वो ओरिजिनल इमेज चेक करेगा और ये इमेज चेक करेगा, वो बोलेगा कि फेक है। और ये कब तक प्रोसेस चलेगा, कि जब तक ये डिस्क्रिमिनेटर हमारा कंफ्यूज ना हो जाए, कि मतलब यहाँ से जो इमेज आ रहा है और यहाँ से जो रियल इमेज था वो दोनों अगर उसको लगे सेम सेम है, तो वो क्या होगा कि आपके लिए फिर आगे इमेज जनरेट करके दे देगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फेक इमेज जनरेट करना। समझे? कि जो ओरिजिनल था और जो है हमारे इसका ये जो डुप्लीकेट था, वो दोनों में आप क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो वो चीज रहता है। तो इन चीजों पे हम क्या करते हैं आजकल काम करते हैं, जैसे वीडियो जनरेट करना, ऑडियो जनरेट करना, इमेज जनरेट करना। तो ये सारी चीज क्या होता है, इसके बेस पे होता है। ठीक है? तो ये भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब मान लो कि जो रियल है और फेक है उसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप कुछ भी बोल रहे हो उसको क्या करें, मैं किसी दूसरे का फेस लगा के बोल सकता हूँ। हाँ, जैसे डीप फेक का, जैसे पहले आया था ना 2021 में 20 में आया था शायद, याद है? डीप फेक। हाँ, ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इससे पहले तो यही चलता है। Healing begins with the अब इस ऐड से हटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? elastic bandage comes every wound. It blocks 99% bacteria and stretches 3 अच्छा, times एड ब्लॉक आता है क्या इसमें? more. फ्री वाला आता है? But they can also usually it said they were given operated along तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। इसीलिए क्या है, ये बैन है। कोई भी जो मोदी जी थे वो फेक थे, समझे? हमने क्या किया था, जनरेट किया है बस। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना फोटो इनबिल्ट कर रहे हैं ताकि क्या हो, सारी चीजें मुझे दिखे। वो सारा चीज तो रहता है, जनरेटेड रहता है, बट इसमें क्या है ना, गेन में क्या रहता है कि जो ओरिजिनल इमेज था और जो डुप्लीकेट इमेज है उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। समझे? कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक फेक वीडियो बनाना चाहते हो, धमकी देना चाहते हो किसी को, तो क्या करते हो, उसकी जगह पे आप मोदी जी का फेस लगा के धमकी दे सकते हो। हाँ, तो वो आपको क्या दिखाएगा कि मोदी जी धमकी दे रहे हैं। समझे? तो इस तरीके का वीडियो बहुत ज्यादा चला था, इसीलिए क्या था कि ये बैन कर दिया था। सब तो सब जगह ये बैन है, ये क्या कर सकते हो आप, यूज नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं हम लोग,
इसका कोड आपको ओपन सोर्स मिल जाएगा गिटहब में, आप डाउनलोड करके अपने लिए यूज कर सकते हैं, बट इसका क्या है, कोई एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। ऐसे बोलोगे तो फिर कोई भी इसका यूज नहीं कर रहा होगा, तो सारी कंपनीज यूज करती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स, समझे, बिहाइंड द सीन्स कब करती है, तो कंटेंट जनरेट करने के लिए, समझे। तो आजकल देखोगे एआई एड्स आते हैं, जैसे अगर आप देखोगे मैंने एक दिखाया था एड का, कौन सा, कैडबरी का, याद है, कैडबरी एड दिखाया था, याद है, नहीं याद है, क्या याद रखोगे, हाँ, मैंने कैसे किसकी, SLP की एआई जनरेटेड, और इसमें जो एक्टर था किसका कॉपी किया था, तो शाहरुख खान था, ठीक है, ये दिख रहा है, तो जो ये जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली एआई जनरेटेड है, हाँ। Presenting Shah Rukh Khan, My Ad. He almost certainly has more devoted fans than any other movie star in the world. Biggest movie star in the world. Forbes calls him one of the तो आप यहाँ पे देखो, Last Wali Choice of Fashion. Last Wali Lakshmi Collection से ही, दिख रहा Royal है? Fashion से ही, Menki Cloth से ही, Last Wali Lakshmi Collection से ही. Different versions of the same ad with local store Yeah. names were तो इसमें क्या चेंजेस थे Last Wali Choice of Fashion से कि यहाँ पे सिंपली रहेगा, उसके बाद जो आपका दुकान का नेम रहेगा तो आपके दुकान का नेम आएगा, तो वो कैसे आएगा, तो क्या करोगे आप, उसके बेस पे उनका फेक जनरेट करके डाल दो, तो वो चीज यहाँ पे जनरेट, Royal Fashion से ही. देख रहे हैं, तो ये कभी रॉयल फैशंस बोल रहा है तो कभी लक्ष्मी फैशंस, तो ये क्या बार बार रिपीट करता होगा, Choice of Fashion से. तो इसमें क्या है कि एन नंबर ऑफ आप स्टोर ले रहे हो, तो जितने भी स्टोर होंगे जो फ्रेंचाइजी आपका लेते हैं, सबका स्टोर में क्या करते हैं, होर्डिंग लगाते हो, तो ये क्या रहेगा कि आपका ऐड चलाना चाहते हो तो आप अपने लोकल स्टोर का भी ऐड चला सकते हो, किससे, तो शाहरुख खान की हेल्प से, तो बिना पैसे खर्चे आप चला सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरीके से पॉसिबल है, Royal समझे, Fashion से ही. तो इसका पॉजिटिव यूज केस आपको दिखेगा, इससे क्या होगा कि जो हम और आप जो स्टोर खोलते हैं उसमें अगर कैडबरी का फ्रेंचाइजी है तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्टोर का ऐड चला सकते हो इसके बेस पे, है ना। ऐड कैसे बनता है, सिंपली एक वीडियो बना, अब उसको गूगल ऐड में चला दो, समझे, चलाना है क्या, क्यों नहीं चलाना है, तो क्या चल रहा है, बस 10-15 मिनट दो, तो ये चीजें होंगी, तो सिंपली इधर देख लो, तो कौन सी चीजें क्या है, आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, डिटेक्ट करके उसके बेस पे दिखा देते हो कि हमारा ट्रैफिक लाइट है, तो ट्रैफिक लाइट में क्या करेगा कि आपका ऑटोमेशन कार है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा ये ट्रैफिक लाइट है, उसमें कौन सा है, रेड है, ग्रीन है या फिर येलो है, उसके बेस पे क्या होगा, अगर रेड है तो रुक जाएगा, ग्रीन है तो क्या होगा, चलता रहेगा, तो ये क्या करता है, इसके बेस पे रहता है, तो ये चीजें क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है। अब इसमें आप क्या क्या चीजें देखोगे वो देख लो, पहला कंप्यूटर विजन का लाइब्रेरी देखेंगे, दूसरा इमेज क्लासिफिकेशन देख लेंगे, इमेज क्लासिफिकेशन में कौन सा, फेस डिटेक्शन, कि आपका फेस डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दूसरा क्या रहेगा, इसी के बेस पे दो प्रोजेक्ट होंगे, एक क्या रहेगा कि इमेज क्लासिफिकेशन विद सीएनएन, सीएनएन भी क्या होता है, एक एल्गोरिदम होता है जिसके बेस पे प्रेडिक्शन करते हो, देन आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये एप्लीकेशन दिख रहा था कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रक है, तो आप बता सकते हो ये ट्रक है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये पर्सन है, तो आप बता सकते हो पर्सन है, तो हम वो एप्लीकेशन बनाएंगे किसमें, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। फिर एक आता है ओसीआर, ओसीआर क्या होता है, ओसीआर का फुल फॉर्म पता है, बताओ, ओसीआर, हाँ, तो सिंपली आप क्या करते हो, कोई भी इमेज में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा ना, आप क्या करते हो, उस टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, रिकॉग्नाइज करने से क्या होता है, दिखा है बेनिफिट आज तक, नहीं दिखा ना, अगर जब आप असेसमेंट असाइनमेंट कर रहे थे तो फोटो क्लिक कर रहे थे फोन से और उसको कहाँ पे डालते थे, चैट जीपीटी को कैसे पता चलता है उसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट है, तो वो कैसे रीड करता है,
तो वो इसी के मदद से हेल्प से क्या करता है, रीड करता है ओसीआर टेक्नोलॉजी की मदद से, कि अगर किसी में फोटोज में, किसी भी फोटोज में क्या है टेक्स्ट है, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको क्या करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। एंड देन फिर वो क्या करता है, सर्च करता है किसमें, वेबसाइट पे। एंड देन क्या होगा, फिर वहां से आपको आंसर करके दे देगा, समझे। देन सारी चीजें सेम है, बस कंपनी अलग है तो नेम अलग है ना। और चूंकि आपने एक अच्छा मॉडल बनाया तो उसको शेयर नहीं करोगे किसी दूसरे के साथ। आप बताओ, मैंने सेम प्रोजेक्ट दोनों को बनाने के लिए दिया, दोनों सेम प्रोजेक्ट बना के ला रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना, क्यों रहेगा? हाँ, तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ ना, दोनों में फिर क्या डिफरेंस होगा, कि हो सकता है पहला कि आपने अलग लॉजिक्स पे काम किया होगा, आपने अलग तरीके से लॉजिक्स पे काम किया होगा, आपने अलग डेटा पे काम किया होगा, इसने अलग डेटा पे काम किया, तो उसके बेस पे क्या होगा, ये सारी चीजें चेंज होंगी। कि प्रोजेक्ट सेम है बट क्या है कि दोनों के बेस क्या है, डेटा डेटा अलग अलग है ना। तो वो चीज रहता है, क्योंकि जिसपे वो ट्रेंड हुआ है या फिर जिस तरीके से आपने लॉजिक लगाया है, तो पहले वाले में अच्छे से काम कर रहा है, दूसरे वाले में नहीं कर रहा है, या तो दूसरे वाले में अच्छे से काम कर रहा है, पहले वाले में नहीं कर रहा है। बट अगर आप देखोगे आजकल गूगल वाले में क्या है, अच्छे से काम कर रहा है। और गूगल ने अपना क्या किया, हर एक प्रोडक्ट बना दिया है कि अगर आपको नोटबुक पे पेज चाहिए तो एलएम नोटबुक यूज कर लो, अगर आपको क्या चाहिए, पूरा पॉडकास्ट चाहिए तो पॉडकास्ट कर लो, वीडियो जनरेट करना है तो व्यू का यूज कर लो। तो मतलब ए टू जेड सारा चीज क्या क्या है, फ्री रखा है। हाँ, इकोसिस्टम पूरा उनका है। देन फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस। देन फिर हम क्या देखेंगे कि मीडिया पाइप क्या होता है, कि हमारे पास फेस और हैंड रिकॉग्निशन के बेस पे होता है। जैसे अगर आप देखोगे ना कि आप हैंड क्या करते हो, मूव करते हो, तो उसके बेस पे क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेंगे इसमें भी, मीडिया पाइप। अगर आप देखोगे, जब तक चलाना चाहो, है? इसके बेस पे ये, अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं ना, इसके मैथमेटिकल पार्ट्स को उतना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड है नहीं, तो प्रोजेक्ट बेस पे ज्यादातर बात कर रहे हैं। अगर देखोगे तो अगर मैथमेटिकल पार्ट जाएंगे ना तो 3-4 साल लग जाते हैं इसको पढ़ने में। इसके बेस पे पीएचडी होती है, क्या बोलते हैं, एमसीए होता है। बट आप क्या कर रहे हो कि जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है, मुझे उस तरीके का एप्लीकेशन बनाना है और मुझे वही सीखना है, समझे। बट हम बेसिक क्यों सीखते हैं, कि वो काम कैसे कर रहा है वो समझने के लिए। दूसरा, अगर किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बेसिक्स पूछना ही पूछना है, क्योंकि अगर बेसिक्स मजबूत है तो वो क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर बेसिक ही नहीं है तो क्या करेगा, वो सिखा भी नहीं सकता। तो ये रहता है। अगर मान लो आपको क्या है, ग्रामर आता ही नहीं अच्छे से, तो आप क्या कोई भी सेंटेंस फॉर्मेट कर पाओगे सही से? तो यही रहता है। तो कि एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि बाकी चीजें हम खुद से कर सकें। तो यहाँ पे जो हमने बताया क्या चीज, कि मीडिया पाइप का यूज करेंगे, वो क्या करता है कि आपके मूवमेंट को क्या करता है, कैप्चर करता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा होगा, तो ये क्या रहता है, ज्वाइंट बेस रहता है, कि आपके फेस जो है, आपका फेस में कितने ज्वाइंट्स होते हैं, बता सकते हो? तो हर एक ज्वाइंट्स के बेस पे क्या करता है, आपको ट्रैक करता है। तो अप्रोक्स हमारे पास हजार, मतलब 500-600 ज्वाइंट्स होते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। तो ये डॉटेड दिख रहे हैं ना, उसके बेस पे पता चल जाता है लैपटॉप का, कंप्यूटर की, वो सारी चीजें क्या है। तो इसके बेस पे क्या बेनिफिट होगा, बताओ इसका क्या बेनिफिट होगा, कि आपका आई ओपन है, क्लोज है, इसको पता चल जाएगा। कि ए टू जेड आप ब्रीथिंग ले रहे हो, सांस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो पता चल जाता है। दूसरा चीज, आप क्या बोल रहे हो वो भी पता चल जाएगा। इसी के बेस पे हम क्या करवाते हैं, लिपसिंग करवाते हैं, है ना। तो ये चीज क्या होगा, एआई बेस पे लिपसिंग होती है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर किसका है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो नंबरिंग पॉइंट दिया हुआ है। इस ज्वाइंट का नंबर कितना है 4, इस ज्वाइंट का नंबर कितना है 3, इस ज्वाइंट का नंबर कितना है 2 है। अब इस चीज को आप कैसे यूज कर सकते हो, कि मान लो मुझे क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है जिसके बेस पे क्या होगा कि मेरा वॉइस इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। अगर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इन दोनों के बीच में रखूंगा। अगर इसका डिस्टेंस, ये मेरा क्या हो गया 5 हो गया, इसको बोलते हैं 2, तो ये 2 और 5 के बीच का डिस्टेंस कितना कम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैसे, तो वो कैमरा में जैसे ही देखेगा, जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या बढ़ रहा है, और जैसे डिफरेंस बढ़ेगा उसके बेस पे हमने लॉजिक क्या लगाया, कि जो मेरा हार्डवेयर है साउंड वाला, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीजें यूज करते हैं। तो जैसे कि बोलते हैं ना कि हैंड गेस्चर के बेस पे चीजें कंट्रोल करना, तो इसी तरीके से होता है, कि जैसे करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं तो वो मूव कर जाता है स्लाइड, तो इसी के बेस पे होता है। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या करेगा, बनेगा।
ये भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, पिछले वाले एआई वाले में पढ़ाया था ना, तो वो भी बना था। तो कौन से फिंगर्स क्या है, किस तरीके से, वो सारा चीज कंप्यूटर विजन पे दिखेगा। तो ये 5 सेक्टर है, पांचों सेक्टर के क्या बनेगा, एक एक प्रोजेक्ट बनेगा, 1 2 3 जो भी बनाना चाहते बना सकते हैं। तो एक रिकॉग्नाइजेशन के बेस पे चलेगा, एक डिटेक्शन के बेस पे चलेगा, एक ओसीआर, एक ऑब्जेक्ट और एक मीडिया पाइप। ठीक है, और ये सारा क्या होगा, इमेज बेस होगा। समझे? तो नेक्स्ट क्लास से यही रहेगा। तो ओसीआर पढ़ा देंगे, मतलब बेसिक कंप्यूटर विजन कैसे यूज करते हैं वो, देन फिर सारा प्रोजेक्ट बेस होगा। ठीक है, और ये सही रहेगा एटलीस्ट एप्लीकेशन पार्ट। और हम लोग ट्राई करेंगे साथ ही साथ कि जो चीज़ें आप यहाँ